nearly 100 teenage girls were sexually abused, laid bare a toxic mix of religious reach and political impunity. When police themselves are not aware, how do you expect civilians to be aware about such things? It was one of India's biggest sex scandal. दुर्भाग्य से ये केस हमारे देश का सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल है। जिसमें 11 से 20 साल की लड़कियों को ब्लैकमेल करके उनका शारीरिक शोषण किया गया। अजमेर 1992 में हुए इस केस में टोटल 18 लोग शामिल थे, जो लड़कियों को बहला फुसला कर अपने फार्म हाउस पर लेकर के आते थे, फिर उनका रेप करके उनकी न्यूड पिक्चर्स निकालते थे और फिर उन्हीं न्यूड पिक्चर्स के ज़रिए उन्हें फिर से ब्लैकमेल करते थे और इसके चलते ना जाने कितनी ही लड़कियों और महिलाओं ने आत्महत्या कर ली। इस केस में उस टाइम के बड़े बड़े लोगों का हाथ था और कुछ विक्टिम्स भी बड़े बड़े घरों से आती थी। और सबसे बड़ी बात ये थी कि इस केस में सारे अपराधी मुस्लिम और जिन लड़कियों को ब्लैकमेल करके उनके साथ रेप किया गया वो सारी हिंदू थी। और ऐसा भी नहीं कि उन्होंने सिर्फ 1-2 लड़कियों का रेप किया हो, बल्कि उन्होंने 250 से ज़्यादा लड़कियों के साथ में ऐसी घिनौनी हरकतें की थी। और फाइनली 32 साल बाद उन 18 अपराधियों में से 6 अपराधियों को पोक्सो एक्ट के तहत लाइफ इम्प्रिजनमेंट और 5-5 लाख रुपयों की पेनाल्टी की सज़ा सुनाई गई। राजस्थान अजमेर में एक टाइम ऐसा भी था जब लड़कियों की शादियां नहीं होती थी और जब भी कोई लड़कियों को शादी के लिए देखने या पसंद करने आता तब उनसे उनकी एक फ़ोटो मांगी जाती। फैमिली या फिर घर वालों को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि वो उस फोटो को किसी स्टूडियो में ले जाकर के दिखाते थे कि ज़रा देखो कि हमारे होने वाली बहू का चेहरा उन 250 लड़कियों में से तो नहीं है जिनका रेप हुआ था। और ये बन गया इंडियाज़ बिगेस्ट सेक्स स्कैंडल। हेलो, मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हो रॉन्ग रूट्स। इस वीडियो से पहले मेरे चैनल का नाम कुछ और हुआ करता था, लेकिन मैंने इसे चेंज करके रॉन्ग रूट्स रख दिया क्योंकि जो पहले नाम था वो चैनल के कंटेंट के हिसाब से मैच नहीं करता था। सो दैट्स व्हाई आई चेंज माय चैनल नेम। ये समय था 1990, राजस्थान अजमेर। वैसे तो राजस्थान अजमेर एक बहुत ही अच्छी जगह है और वहाँ के लोग और भी ज़्यादा अच्छे हैं, लेकिन 1990 के दशक में वहाँ पर ऐसी घिनौनी घटना हुई जिससे पूरे देश को शर्मिंदा होना पड़ा। सोफिया स्कूल, जहाँ पर अजमेर के बड़े बड़े घरों से उनकी बेटियाँ पढ़ने आया करती थी, उसमें से कुछ मिडिल क्लास और कुछ लोअर मिडिल क्लास की भी थी, क्योंकि वो पढ़ने में तेज थी और होनहार लड़कियाँ थीं। और ज़्यादातर लोग उस स्कूल में अपनी बच्चियों का नाम इसलिए भी लिखाते थे क्योंकि वो एक गर्ल्स स्कूल था, जहाँ पर पेरेंट्स को लगता था कि अगर हमारी बेटी यहाँ पर पढ़ेगी तो वो दुनिया की बुरी नज़रों से बची रहेगी। 1990 के टाइम पर ऐसा नहीं था, क्योंकि तब उस स्कूल पर नज़र पड़ चुकी थी फारूक चिश्ती की, जो कि अजमेर युवा कांग्रेस का अध्यक्ष था। उसके पास अच्छी खासी पावर थी क्योंकि वो एक पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ था। इसके वजह से उसका उस जगह पर अच्छा खासा बोलबाला था। वो जो भी करता अपनी मर्जी से करता, उसे कोई भी रोकने टोकने वाला नहीं था। और उसने इसी चीज का फायदा उठाते हुए 1990 में एक स्कैंडल शुरू किया, जिसकी शुरुआत वो सोफिया स्कूल के बाहर खड़े होने से करता है। वो छुट्टी के टाइम उस स्कूल के बाहर खड़ा होता था और आती जाती लड़कियों को घूरता रहता था। और इसी बीच उसकी मुलाकात एक हाई स्कूल में पढ़ने वाली लड़की से होती है। धीरे धीरे उन दोनों में बातचीत शुरू होती है और दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। और फारूक चिश्ती भी अपने आप को उस लड़की के सामने ऐसे प्रेजेंट करता है कि उससे अच्छा इंसान इस दुनिया में कोई है ही नहीं, जिसकी वजह से वो हाई स्कूल की लड़की फारूक चिश्ती पर भरोसा करने लग जाती है। इतना भरोसा कि वो उसके साथ में उसके फार्म हाउस पर भी चली जाती है। और ऐसे ही चीजें धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी और एक दिन फारूक चिश्ती उस लड़की को अपने फार्म हाउस पर लेकर के जाता है। उस टाइम पर लड़की की एज छोटी थी, इसीलिए वो फारूक की बातों में आ जाती है और उसके साथ में फिजिकल हो जाती है। लेकिन उसे फारूक के गंदे इरादों के बारे में ज़रा सा भी अंदाज़ा नहीं था कि अब आगे उसके साथ में क्या घटित होने वाला है।
फारूक ने उस लड़की की न्यूड पिक्चर्स क्लिक कर ली थी। जिसके बाद जब फारूक उस लड़की से कई दिनों बाद फिर से मिलता है तब वो उस लड़की को न्यूड फोटोज दिखाता है, जिससे वो लड़की बुरी तरह से घबरा जाती है और फारूक बोलता है कि तुम जाओ और किसी दूसरी लड़की को मेरे फार्म हाउस पर लेकर के आओ किसी भी तरीके से, वरना मैं तुम्हारी इन फोटोज को आसपास के पूरे इलाकों और तुम्हारे स्कूल में बांट दूंगा। जिससे वो लड़की और भी ज्यादा घबरा जाती है और वहां से चली जाती है। और अब फारूक का डर्टी प्लान शुरू हो गया था, क्योंकि उसने इस प्लान में एक और व्यक्ति को शामिल कर लिया था जिसका नाम नफीस था और वो अजमेर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उपाध्यक्ष था। उसके पास भी अच्छी खासी पावर थी और उसके खिलाफ भी बोलने वाले बहुत कम लोग थे या फिर कोई भी नहीं। और उधर वो हाई स्कूल की लड़की खुद की न्यूड फोटोज को हासिल करना चाहती थी, जिसके लिए उसने एक 12th क्लास की लड़की को चारा बनाया। जब उसे पता चला कि एक 12th क्लास की लड़की है जिसको पॉलिटिक्स में बहुत इंटरेस्ट है और वो किसी भी हालत में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ में ज्वाइन होना चाहती है, वो इसी बात का फायदा उठाती है और उस 12th क्लास वाली लड़की से बोलती है कि मैं कुछ ऐसे लोगों को जानती हूँ जो तुम्हारी इस काम में मदद करेंगे। और वो उस 12th क्लास की लड़की को बहला फुसला कर उस फार्म हाउस पर लेकर के जाती है, जहाँ पर इस बार फारूक चिश्ती के साथ साथ नसीब भी था। और इन दोनों ने मिल करके उस 12th क्लास की लड़की का रेप किया और फिर उसकी भी न्यूड फोटोज क्लिक की। जिसके बाद उन्होंने उस लड़की को भी ब्लैकमेल करना चालू कर दिया और उन्होंने उससे भी कहा कि जाओ तुम जा करके किसी दूसरी लड़की को यहाँ पर लेकर के आओ, वरना मैं तुम्हारी ये फोटोज तुम्हारे स्कूल और आसपास के इलाकों में फैला दूंगा। जिससे वो लड़की भी डर जाती है और दूसरी लड़की को फंसाने के लिए निकल पड़ती है और ऐसे ही ये चेन स्टार्ट हो जाती है। जिसके बाद धीरे धीरे करके इस सेक्स स्कैंडल में 18 लोग जुड़ जाते हैं जो कि बड़े बड़े नामी ग्रामी लोग थे। एक टाइम पे उनकी पावर बहुत हुआ करती थी और अब तक धीरे धीरे उन्होंने 250 लड़कियों और महिलाओं सहित उनका रेप करके उन्हें ब्लैकमेल किया। इसमें उनकी आस पड़ोस की रहने वाली महिलाएं भी शामिल थीं, जिनके साथ में ये बर्बरता की गई थी। और ये तो वो नंबर है जो विकिपीडिया पर दिया गया है। असलियत में कितनी लड़कियों के साथ में ये घटिया हरकत की गई इसका कोई अंदाजा नहीं है। अब तक 1992 आ गया था, जहां से फारूक और उसके साथी जिस फोटो लैब से नेगेटिव से फोटोज बनाते थे, वहीं पर काम करने वाले एक रील डेवलपर को इस बारे में पता लग गया। जिसके बाद उसने इस बात को अपने पड़ोसी देवेंद्र जैन से बताया। उसने कहा कि भाई ये लोग इतनी इतनी लड़कियों के साथ में ऐसा ऐसा करते हैं और हमारे पास भी वो फोटोज हैं जिससे हम भी उनका फायदा उठा सकते हैं। लेकिन देवेंद्र जैन ने ऐसा नहीं किया। उसने उन सारी फोटोज की कॉपी बनाई और उन्हें दैनिक नवज्योति और स्थानीय विश्व हिंदू परिषद को भेज दी। जिसके बाद उन फोटोज को स्थानीय पुलिस स्टेशन में भेजा गया और फिर पुलिस ने उसकी जांच शुरू की। और 21 अप्रैल 1992 को दैनिक नवज्योति के पत्रकार संतोष गुप्ता ने अपनी पहली रिपोर्ट पब्लिश की और 15 मई 1992 को अपनी दूसरी रिपोर्ट पब्लिश की, जिसमें उन न्यूड फोटोज को धुंधली करके छापा गया था। और इस न्यूज से वहां के लोगों में भयंकर गुस्सा भर गया था, जिसके कारण 18 मई 1992 को पूरा अजमेर बंद कर दिया था और पूरे कानून व्यवस्था से जांच की मांग की जा रही थी। लेकिन बाद में दैनिक नवज्योति के संस्थापक दीनबंधु चौधरी ने ये बताया कि अजमेर में हो रहे इस सेक्स स्कैंडल की जानकारी पहले से स्थानीय पुलिस के अधिकारियों को थी। ये जानकारी पिछले 1-2 महीनों से नहीं बल्कि पिछले 1 साल से थी, लेकिन फिर भी वो चुप बैठे रहे। उनके पास थोड़ी बहुत जानकारी तो थी, जिसके बिना पर उन्होंने जांच शुरू तो की, लेकिन इस केस में बहुत सारे बड़े बड़े लोगों का नाम भी शामिल था जो कि बड़े बड़े राजनेता भी थे। जिसके बाद उन राजनेताओं ने इस केस की जांच पर रोक लगा दी। लेकिन जब ये न्यूज अखबार में पब्लिश हो गई तब पूरे देश के सामने आ गई, जिसकी वजह से पूरा अजमेर 3 दिनों के लिए बंद हुआ और पुलिस को भी अपना काम करना पड़ा। क्योंकि पुलिस के अनुसार इन बड़े बड़े लोगों पर केस बनाना नामुमकिन था, क्योंकि जिन लड़कियों के साथ में ये सब घटना हुई वो आगे आकर के लड़ना नहीं चाहती थी। वो डरती थी कि अगर मैं कहीं आगे गई तो उसमें मेरी ही बदनामी होगी, क्योंकि उस टाइम पर ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी और आज के टाइम पर भी नहीं है। हर किसी को अपनी बदनामी का डर था और उसमें से कुछ लड़कियों ने तो आत्महत्या भी कर ली थी। और फिर जैसे तैसे करके पुलिस ने उन फोटोग्राफ्स में से 30 लड़कियों की पहचान की, जिसके बाद उन लड़कियों और उनके घर वालों ने केस करने से साफ मना कर दिया।
क्योंकि वो डरते थे कि अगर हमारी बेटी इस केस में सामने आ गई तो उसकी बहुत बदनामी होगी और उसकी शादी भी नहीं होगी और समाज अलग से थूकेगा वो अलग। और जैसे तैसे करके 12 लड़कियां गवाही देने के लिए राजी हो जाती हैं, लेकिन उनमें से 10 लड़कियों ने केस वापस ले लिया और 2 ही लड़कियां बचती हैं केस को आगे बढ़ाने के लिए। और फिर पुलिस 8 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करती है और आगे चल कर के पता चलता है कि इस सेक्स स्कैंडल में टोटल 18 लोग शामिल थे, जिनमें से 6 लोगों को पकड़ के अदालत में पेश किया जाता है और अदालत उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाती है। लेकिन अभी भी 12 लोग फरार थे और 2003-04 के आते आते हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कई सारी अपीलें दायर की जा चुकी थी। उसमें उनका कहना था कि मेरे क्लाइंट ने बहुत सजा काट ली, अब उसकी सजा को घटा दिया जाए और उसे बरी किया जाए। लेकिन कोर्ट अपने निर्णय पर अटल रहती है और उनकी सजा कम नहीं करती। लेकिन कुछ सालों बाद एक और अपील दायर की गई जिसमें यह बताया गया कि फारूक चिश्ती मेंटली अनस्टेबल है, वो एक तरीके का पागल है जिसे बुरे काम करना अच्छा लगता है। और फारूक चिश्ती भी अपने आप को ऐसा दिखाता है कि वो सच में पागल है। और कोर्ट ने उसकी आजीवन कारावास वाली सजा को कम करके 10 साल कर दिया, जिसके बाद 2013 में उसकी सजा कम हो गई, जिसके बाद 2013 में उसे छोड़ दिया गया। लेकिन इससे पहले राजस्थान पुलिस ने 4 जनवरी 2012 को अजमेर के खालिद मोहल्ले से सलीम चिश्ती को अरेस्ट किया था और 2018 में सोहेल गनी ने 26 साल बाद अपने आप को सरेंडर किया। और फाइनली 20 अगस्त 2024 को बाकी बचे अपराधियों को पोक्सो एक्ट के तहत पूरे 32 साल बाद उन्हें लाइफ इम्प्रिजनमेंट के साथ साथ 5-5 लाख रुपयों की पेनाल्टी की सजा सुनाई, जिसमें उनके नाम नफीस चिश्ती, नसीम, सलीम चिश्ती, इकबाल भाटी, सोहेल गनी और सैयद जमीर हुसैन है। बड़ा ही दुख होता है ये बताते हुए कि इन जैसे दरिंदों को सजा पूरे 32 साल बाद मिली, क्योंकि हमारे यहाँ का सिस्टम ही कुछ ऐसा है। और वहीं दूसरी तरफ जिनके साथ ये ब्लैकमेलिंग और रेप जैसी घटना हुई उनके साथ समाज ने बहुत ही घटिया बर्ताव किया। जिनके पास भी उनकी न्यूड फोटोज होती वो लोग उन लड़कियों से मिलते और उनसे सेक्स की डिमांड करते। और जिन स्टूडियोज के पास उन लड़कियों की फोटोज थी उनके मालिक उनके परिवार वालों से रुपयों की मांग करते। उन लड़कियों और उनके परिवार वालों का जीना हराम हो गया, जिसके चलते कई सारी लड़कियों ने तो अपना जीवन भी त्याग दिया। लेकिन आप ये सोच रहे होंगे कि इससे पहले क्या किसी एक लड़की ने भी हिम्मत नहीं दिखाई इनके खिलाफ कोई एक्शन लेने का? पहले तो मैं आपको बताता हूँ, एक लड़की थोड़ी बहुत हिम्मत जुटा करके पुलिस स्टेशन जाती है। वहाँ पर वो अपने साथ हुई इस बर्बरता को बड़े पुलिस अधिकारी को बताती है, जिसके बाद में वो पुलिस अधिकारी उस लड़की को घर भेज देता है और उसके बाद से ही उस लड़की को धमकियां मिलनी स्टार्ट हो जाती हैं। तो तुम भाई सोच सकते हो कि ये नेटवर्क कितना बड़ा था। और जिन लड़कियों ने इस केस में पुलिस की मदद करने की सोची उन्हें बार बार कोर्ट में ये गवाही देनी पड़ती थी कि उनके साथ में क्या क्या हुआ, जिसके कारण वो डिप्रेशन में जाने लगी और उनकी हालत बिगड़ने लगी, जिसकी वजह से उन्होंने अपना केस वापस ले लिया और फैसला वक्त पर छोड़ दिया। इस घटना ने कई सौ परिवार को सड़क पर नंगा खड़ा कर दिया और धीरे धीरे 32 साल निकल गए। और यही था भारत का सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल। और इस केस पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बनी है जिसका नाम अजमेर 92 है। और आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके। और मैं मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें।